पूछा कि आपको भारत में, हम कहा एक फर्क तो बहुत है, लेकिन क्या है, हम क्या आप अगर दुखी नहीं होंगे तो मैं क्या, लेकिन मैं होस्ट हूँ, गेस्ट हूँ आपका, आप होस्ट हैं, कहीं तकलीफ नहीं हो जाए, नहीं कहिए। हम कहा एक ही फर्क है कि सोवियत में जिंदा की पूजा होती है और भारत में मरने के बाद पूजा होती है। और यही कारण है कि आज यहाँ जितने बैठे हुए लोग हैं उसमें शायद ही किसी ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का दर्शन किया, मुझे नहीं पता, मुझे तो दर्शन नहीं, तो नहीं होने पर भी लेकिन उनकी कृतियां जब याद करते हैं, ऐसा व्यक्ति विलक्षण प्रतिभा, साहित्य, संस्कृति, संगीत सब एक साथ, त्याग और तपस्या एक साथ, ऐसे व्यक्ति जो हमारे राष्ट्रपिता भी गुरुदेव के दर्शन करने गए, तो गुरुदेव ने उनको कहा कि मैं आपसे कुछ मांगता हूं। बापू ने हंसकर कहा कि हम किस लायक हैं जो आपको क्या देंगे, और आप वो किस चीज की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कुछ नहीं, आप वादा कीजिए तो मैं मांगूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आदेश दीजिए, मैं भी करूंगा। उन्होंने कहा कि 1 घंटा मैं समय मांगता हूं आपसे, दोपहर में 1 घंटा आप विश्राम कीजिए। उन्होंने ही मांगा, इतने महान व्यक्ति, उन्होंने सोचा यह राष्ट्रपिता हमारे होने वाले, दौड़ते दौड़ते परेशान रहते हैं, थक जाते हैं, अगर 1 घंटा विश्राम कर लेंगे तो इस वे ऑफ लाइफ से ज्यादा दिन जिंदा रहेंगे, राष्ट्र की सेवा ज्यादा दिनों तक कर सकेंगे। तो भाई नीरज जी, आपने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो उनका तो नारा ही था, एकला चलो। तो एकला चलो तो आपको तो इतने लोग मिल गए, और उसमें भी प्रतिनिधि वर्ग के लोग मिल गए हैं बहुत सारे, जिनके साथ लोग हैं, लेकिन गुरुदेव ने तो कहा था एकला चलो। तो नीरज जी, आप गुरुदेव की वाणी को ध्यान में रखकर आगे बढ़िए, आपके साथ लाखों करोड़ों लोग रहेंगे आपकी यात्रा में। और इतना कहकर मैं पुनः राष्ट्रकवि दिनकर व्यास के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। अब मैं शरद यादव जी के बोलने के पहले जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कविता है, 1 मिनट की कविता है, मैं रविन्द्रनाथ ठाकुर विश्वविद्यालय के छात्र को बुलाता हूँ, जे के भारती जी को, और तब तक मैं दिनकर जी के सुप्रसिद्ध कृति संस्कृति पर आधारित संस्कृति के 4 अध्याय को आदरणीय शरद यादव जी सहित तमाम अतिथियों को समर्पण नहीं करूंगा, मैं भेंट करूंगा। इस बीच में जे के भारती जी अपनी कविता पाठ करें, मैं संस्कृति के 4 अध्याय करूंगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर उपस्थित विद्वज्जन और श्रोतागण, रविन्द्रनाथ ठाकुर मूलतः मानवतावाद के कवि थे, और उनकी मानवतावादी कविता है विश्व कवि बनने के लिए मजबूर करती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर आजीवन मानवता की पाठ किए, मानवता को केंद्र करके उनकी कविताओं को स्थान दिया गया। ठाकुर ने जो कविताएं की, उसमें एक कविता है प्राण का बहुत बड़ा स्थान है। इस प्राण कविता में उन्होंने मनुष्य के हृदय में रहने की बात कही है, और इस कविता को उसी बंगला में मैं सुना रहा हूं आपको। मैं रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता से संबंध हूँ, बंगला का छात्र हूँ, इसलिए मैं आपको इस बंगला में भी मूल कविता को सुना रहा हूँ। मोरिते चाइनामी सुंदर भुवने मानवे माझे आमी बाँचिबारे चाই, এই সূর্য করে এই পুষ্পিত কাননে জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি অস্থান পাই, ধরার প্রাণের খেলা চিরতরঙ্গিত বিরহ মিলন
কত হাস্যই অশ্রুময় মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়ার সঙ্গে যদি গো রচিতে পারি অমর আলোর, তা যদি না পারি তবে বাঁচি যতকাল তোমাদেরই মাঝখানে লবি সেই ঠাঁই। তোমরাই তুলবে বলে সকাল বিকাল নও নও সঙ্গীতে কুসুম ফোটায়। শশীমুখী নিয় ফুল তারপরে হায় ফেলে দিও ফুল যদি সেই ফুল শুকায়। धन्यवाद। आदरणीय शरद यादव जी से निवेदन करने से पहले 1 मिनट सर, 1 मिनट कि मैं अपने रसरथी नाटक किए थे यहाँ पर 6 मई को, जिसके डायरेक्टर बीरभूषण जी यहाँ है, आदरणीय बीरभूषण जी आए थे। और मैं संस्कृति के चार है आदरणीय शरद यादव जी से चाहता हूँ कि इन्हें भेंट दिया जाए। जोरदार ताली इसलिए कि हॉल में जिस दिन रसरथी नाटक हुआ था डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, खचाखच भरा हुआ था और दर्जनों सांसद आए थे, देश के बड़े नेता आए थे। आदरणीय शरद यादव जी के समर्थन में जोरदार ताली। इस समारोह के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रत्नाकर आदि जी, आदरणीय रमेश प्रसाद सिंह जी, पूर्व पार्षद, सुभाष राय जी, भाई सुरेंद्र सिंह जी, संतोष कुमार जी, देवेंद्र कुमार देवेश जी, नीरज जी, अभी आपसे मेरे पूर्व में आज के आयोजन के मकसद को बहुत अच्छे से सुभाष राय जी ने रखा। फिर अधिवक्ता रमेश कुमार जी बोले कि यह देश मुर्दों का है, जिंदा रहते इस देश को कोई तो आचार्य गणेश जो है जिन्हें ओशो कहते हैं, फिर भगवान रजनीश हो गए, तो हमारे रंग के थे। तो वो बोलते थे कि मर गया तो महान है और जिंदा है तो उसको कोई किसी तरह की मान्यता नहीं मिलती। बुतों का देश है वो कहते थे। बुत मतलब मरे हुए आदमी का बुत। और आज अच्छी बात यह है कि जो दिनकर न्यास है उसने गुरुदेव के नाटक का और उनकी सारी विरासत की 150 की वर्षगांठ यहाँ मनाने का जो काम किया, और इस अवसर पर हमको भी 2 बात कहने का मौका दिया। मैं मानता हूँ कि जो हिंदी पट्टी है उसमें सबसे ज्यादा जो भारतीय भाषा है, वो चाहे कन्नड़ हो, चाहे तमिल हो,
मराठी हो, गुजराती हो, लेकिन सबसे ज्यादा असर उत्तर भारत में भी सबसे ज्यादा असर है तो बंगाली भाषा का है। और मैं मानता हूं कि जो बंगाली भाषा है उसके चाहे उपन्यास हो, चाहे उसकी गद्य हो, पद्य हो, तो प्रेमचंद से ज्यादा शरदचंद्र को अंतर नहीं समझ आता कि प्रेमचंद बड़े हैं या शरदचंद्र बड़े हैं। मैं मानता हूं कि प्रेमचंद से ज्यादा किताबें, ज्यादा साहित्य जो है वो शरदचंद्र का होता है। मैं खुद ही बचपन में प्रेमचंद पहले नहीं पढ़ा, शरदचंद्र को पढ़ा। और मैं सोचता हूं कि इस पर भी गहरे से विचार हो, तो मुझे लगता है कि सुभाष बाबू के असर के चलते बांग्ला भाषा का असर और बांग्ला भाषा के साहित्य का असर, या फिर भागलपुर में शरदचंद्र रहे थे, क्या कारण है ये नहीं समझ में आता। लेकिन जो विद्वान लोग हैं उनको इसकी गहराई में जाना चाहिए कि भारतीय भाषाओं में बंगाली भाषा का जितना, बंगाली भाषा के साहित्यकारों का, कवियों का जितना असर उत्तर भारत में उतरा, दूसरी भाषा का नहीं होना चाहिए। भाषाओं के, भारतीय भाषाओं के मेल जोल से देश की एकता और देश में एक जो एक विदेशी भाषा का बोझ है, इसने हर तरह की चीज, हर तरह की बीमारी हमारे भीतर खड़ी कर दी। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि रविंद्रनाथ और महात्मा जी, ये दो अनूठे बेजोड़ हमारी परंपरा, हमारे देश की मिट्टी और देश की धरती के, और मैं मानता हूं कि गांधी जी को छोड़ करके दुनिया में और लोगों की प्रतिष्ठा ही नहीं है। उसके बाद यदि नाम आता है तो गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर आता है। लेकिन आज देश का मान, सम्मान, इज्जत, हैसियत यदि कोई है तो लोग गांधी से तोड़ते हैं। और कोई चीज मुझे नहीं लगता कि इस देश की कहीं